Hello students, welcome to chapter number 2, Structure of Atom. In this chapter, we have studied theory of electromagnetic radiation, black body radiation and photoelectric effect. So ये सभी स्टडी करने के आफ्टर आपको कंक्लूजन फॉर्म में क्वेश्चन दिया है. Explain dual behavior of electromagnetic radiation. Okay. Explain dual behavior of electromagnetic radiation. So students, first of all आपको बता दूं, सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइट. ओके, लाइट के दो नेचर्स होते हैं. फर्स्ट इज वेव नेचर जो पहले से एक्सेप्टेड था, और दूसरा है पार्टिकल नेचर. विच नेचर? पार्टिकल. तो जैसे ही पार्टिकल नेचर एक्सेप्ट किया गया, सभी साइंटिस्ट को द्विधा थी, ऐसा कैसे पॉसिबल है. इसलिए लिखा है द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पोज द डायलेम्ना. डायलेम्ना दैट मीन्स द्विधा फॉर द साइंटिस्ट. साइंटिस्ट को सबसे पहले द्विधा हुई, शक हुआ कि ऐसा हो सकता है. ओके, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई रेडिएशन जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर सकता है. मतलब लाइट की जो फिनोमिना थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसे एक्सेप्ट कर सका. इतना ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसे भी पार्टिकल नेचर ही एक्सप्लेन कर सका. तो पहले तो साइंटिस्ट को थोड़ा डाउट था, डायलेम्ना था कि रियल में लाइट का पार्टिकल नेचर हो सकता है. लेकिन आफ्टर एक्सप्लेनिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, साइंटिस्ट हैव टू एक्सेप्ट द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन. ओके, अब वेव नेचर तो पता है आपको कि लाइट में मेन दो प्रॉपर्टीज होती है वेव नेचर की वजह से. फर्स्ट इज डिफ्रैक्शन एंड सेकंड इज इंटरफेरेंस. तो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, ये दोनों प्रॉपर्टी वेव नेचर में देखने को मिलती है. तो वेव नेचर भी शो करता है इस दोनों फिनोमिना से, और पार्टिकल नेचर भी शो करता है इन दोनों फिनोमिना से. तो सभी साइंटिस्ट को इस डायलेम्ना दैट मीन्स द्विधा का कोई निराकरण नहीं मिला, और फाइनली दे हैव टू एक्सेप्ट दैट light possesses both type of nature, wave nature as well as particle nature. So here we go. Okay, on the one hand it could explain the black body radiation and the photoelectric effect satisfactorily, but on the other hand it was not consistent with the known wave behavior of light, which could account for the phenomena of interference and diffraction. एक साइड पार्टिकल नेचर ने ये दोनों फिनोमिना एक्सप्लेन कर दी, और उतना ही नहीं, रेडिएशन ये दोनों डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस भी शो करता है. तो समझ गए आप कि साइंटिस्ट को वापस द्विधा हुई, और उसका एक ही सॉल्यूशन था. The only one way to resolve the dilemma was to accept the idea that light possesses both types of nature, particle nature and wave nature. Light में दोनों टाइप के नेचर्स होते हैं. फर्स्ट इज पार्टिकल नेचर, सेकंड इज वेव नेचर. ओके, तो फाइनली ड्यूअल बिहेवियर एक्सेप्ट किया गया. इतना ही नहीं, साथ में लिखा है कि लाइट कौन सा नेचर एक्सप्रेस करता है, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंट. वो एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड है कि लाइट में कौन सा नेचर देखने को मिलेगा. ओके, एग्जांपल दिया है, व्हेनेवर रेडिएशन इंटरेक्ट्स विथ मैटर, जब भी रेडिएशन मैटर से इंटरेक्ट होता है, सो इट हैज पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी. वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो करता है. एक्चुअली अगर वो वेव होता तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दे सकता था, लेकिन जब भी मैटर के साथ इंटरेक्शन हो तो वो अपनी पार्टिकल नेचर की प्रॉपर्टी शो करता है. ओके, और अगर आप इलेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी देखो या माइक्रोस्कोपिक वे से स्टडी करो तो वो वेव नेचर शो करता है. इसलिए लिखा है
कि उसका बिहेवियर डिपेंड करता है कौन सा एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो. ओके, दिस कंसेप्ट वाज टोटली एलियन to the way the scientists thought about matter and radiation. ये कंसेप्ट साइंटिस्ट के लिए एलियन था. दैट मीन्स एकदम न्यू था कि एक ही लाइट में दोनों नेचर हो सकते हैं, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर. इतना ही नहीं, इसी चैप्टर में आप प्रूव करोगे कि इलेक्ट्रॉन जिसको हम पार्टिकल बोलते हैं उसके भी दो नेचर होंगे. फर्स्ट इज वेव नेचर एंड सेकंड इज पार्टिकल नेचर. कौन सा नेचर? वेव नेचर एंड सेकंड इज पार्टिकल नेचर. So this is about dual behavior of electromagnetic radiation. Dual behavior of electromagnetic radiation, जो आपको अच्छी तरह से तैयार करना है. Now we will see some numericals associated with the theories which we have studied. Okay, numericals अभी तैयार करेंगे जितनी थियरीज चली है उसकी. तो बच्चों, न्यूमेरिकल के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज बेसिक याद दिला दूं. सबसे पहला फॉर्मूला था न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, जहां पे बच्चों सी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन लैम्बडा विच इज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन. ओके, आपको पता होगा सी की वैल्यू कितनी होती है. जनरली हम लेते हैं 3 इंटू 10⁸ इतना आएगा मीटर पर सेकेंड इन एम के सिस्टम. लैम्बडा इज कॉल्ड वेवलेंथ. इसके साथ साथ आपको पता होगा न्यू बार, उसको वेव नंबर कहते थे, उसका फॉर्मूला था 1 बाय लैम्बडा. ओके, तो सभी न्यूमेरिकल्स 1 बाय 1 देखते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड. नाउ लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 2.3. लिखा है द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली broadcast a frequency of 1.368 kilohertz. Okay, calculate the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by transmitter. Which part of the electromagnetic spectrum does it belongs to? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो कौन सा रीजन होगा? तो पहले हमें बच्चों फाइंड करना है द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब न्यू दिया है. अभी अभी आपने पढ़ा न्यू का फॉर्मूला क्या होता है? सिमड़ा. सिमड़ा माने सी बाय लैम्बडा. ओके, तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधा फॉर्मूला लिखेंगे. पहले न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा. आपको क्या फाइंड करना है? लैम्बडा. तो हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो मिलेगा बच्चों लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाय न्यू. लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, मतलब लैम्बडा ऊपर न्यू नीचे. चलो, ऊपर है सी. सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स. एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बच्चों किलो हर्ट्ज में दी है, तो उसे हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे. तो 1368 किलो हर्ट्ज, तो लिखेंगे 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज माने सेकंड इनवर्स. ओके, हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? सेकंड इनवर्स. So now let us see the further calculation. So you can see here, तो था 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स, नीचे आएगा 1368 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स. सेकंड इनवर्स क्या हो जाएगा? कैंसल. तो फिर इसका कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 219.3 मीटर. ओके, 219.3 मीटर. तो ये रेंज आती है वेवलेंथ की. और आप उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखोगे तो पता चलेगा आंसर है रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी है ये. ओके, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक रेडियो वेव वेवलेंथ. बराबर. अगर शायद आपको स्पेक्ट्रम याद भी नहीं आता है, कोई बात नहीं,
रेडियो का ही क्वेश्चन है तो रेडियो में भी होगा आंसर, तो वो भी आप लॉजिक से आंसर दे सकते हो। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको फ्रीक्वेंसी दी थी, वेवलेंथ फाइंड करनी थी। ओके, नाउ प्रॉब्लम नंबर 2.4 लिखा है, द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम extends from violet 400 nanometer to red 750 nanometer. Express this wavelength in frequencies. उन वेवलेंथ को आप फ्रीक्वेंसी में एक्सप्रेस कीजिए। ओके, तो आपको बताया है कि भाई विजिबल स्पेक्ट्रम का रेंज होता है 400 से 750 नैनोमीटर। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप दो बार ये फॉर्मूला यूज करो, फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमड़ा। तो बच्चों इनिशियली वायोलेट कलर की जो वेवलेंथ है उसको यहाँ रखेंगे तो वायोलेट की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। फिर अगर रेड कलर की वेवलेंथ रखोगे तो आपको रेड कलर की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। सो यू विल गेट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विजिबल स्पेक्ट्रम। तो देखो शुरुआत की है वायोलेट कलर की रेडिएशन के लिए, न्यू इज इक्वल टू सिमड़ा बराबर मतलब सी बाय लेमड़ा। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, that is 3 into 10 raised to 8 मीटर सेकंड इनवर्स। लैम्बडा कितना है 400 into 10 raised to -9 मीटर। कैलकुलेशन करोगे तो सबसे पहले मीटर मीटर कैंसल, सो आंसर विल बी 7.5 into 10 raised to 14 हर्ट्ज। 7.5 into 10 raised to 14 हर्ट्ज। तो यहाँ पे बच्चों आपको वायोलेट कलर के लिए फ्रीक्वेंसी मिल गई। चलो आगे सोचें। तो लेट अस सी अबाउट रेड कलर। रेड लाइट की वेवलेंथ आपको बताई गई बच्चों, क्या बताई गई 750 नैनोमीटर। तो वापिस सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमड़ा। सी कितना है 3 into 10 raised to 8। ओके, लेमड़ा कितना है 750 नैनोमीटर, नैनो माने 10 raised to -9 मीटर। तो वापिस मीटर मीटर क्या होगा कैंसल, तो कैलकुलेशन से आंसर आएगा -9 पावर ऊपर गया तो +9। सो आंसर विल बी 4 into 10 raised to 14 hertz। ओके, so the range of visible spectrum is from 4 into 10 raised to 14 of red to violet color की frequency 7.5 into 10 raised to 14 hertz। तो simplest formula है nu is equal to c by lambda। ओके, now let us see illustration number 2.5 लिखा है, calculate wave number and frequency of yellow radiation having wavelength of 5800 angstrom। सिंपल है ना, calculate the wave number and the frequency of yellow radiation which having wavelength of 5800 angstrom। तो बच्चों मैं आपको बता दूं 1 angstrom क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम उसकी वैल्यू होती है 10 raised to -10 मीटर। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर, वेव नंबर का फॉर्मूला है बच्चों न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लेमड़ा। ओके, फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखो 5800 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम की जगह पे क्या लिखना है 10 raised to -10 मीटर, नथिंग एल्स। तो वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लेमड़ा। लेमड़ा की वैल्यू रख दीजिए, कितना है 5800 इंटू 10 raised to -10। अच्छा -10 पावर ऊपर गया तो +10 होगा। मीटर का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो फाइनली आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 1.724 इंटू 10 raised to 6 मीटर इनवर्स। ओके, तो ये आपका आंसर आ ही गया है मीटर इनवर्स का। लेकिन अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन अगर आप इनवर्स लोगे तो उल्टा होगा। सपोज मैं यहाँ पे 1 से डिवाइड करता हूँ दोनों को, तो उल्टा हो गया ना, 1 मीटर इनवर्स इज इक्वल टू
10⁻² सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो 10⁻² सेंटीमीटर इनवर्स आया ना। तो देखो 10⁻6 ऑलरेडी था, है कि नहीं, उसमें वापस 10⁻² मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर इनवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ध्यान रखो कहाँ से आया, मैथमेटिक्स से। आप जानते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मैं दोनों टर्म्स को 1 से डिवाइड करूँ, 1 के नीचे रखूं, तो 1/मीटर इज इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर। चलो 1/मीटर को लिखेंगे मीटर इनवर्स, और 1/100 मतलब 10⁻² सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे देखा आपने 10⁻6 इंटू 10⁻², तो ओवरऑल क्या होगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, चलो भाई सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ना। तो लिखा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ येलो रेडिएशन। तो वापिस वही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, न्यू बार लिखा है, बार निकाल दो, क्या आएगा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। ओके, सो व्हाट इज सी, सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है 3 इंटू 10⁸। व्हाट इज लैम्बडा, लैम्बडा होता है बच्चों 5800 इंटू 10⁻⁻10। तो यहाँ भी पहले क्या होगा, मीटर मीटर कैंसल। ओके, -10 पावर ऊपर जाएगा तो +10, तो 10⁻18 इंटू 3/5800 करोगे, अगर सॉल्व किया तो आंसर आता है 5.172 इंटू 10⁻14 सेकंड इनवर्स। ओके, so this is problem number 2.5. Now let us see next illustration. Illustration is 2.6. Okay, so students, now we will see the illustrations of energy. अब energy के numericals को हम पढ़ने वाले हैं। Okay, so illustration number 2.6 question है, calculate the energy of 1 mole of photons of radiation whose frequency is 5 into 10⁻14 hertz. Question है, calculate the energy of 1 mole of photon of radiation whose frequency is 5 into 10⁻14 hertz. Okay, तो हमें 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करने की है। ओके, चलो सबसे पहली बात ये आपको बता दूं, अगर 1 फोटोन है तो उसकी एनर्जी होगी E इज इक्वल टू एच न्यू। द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन इज E इज इक्वल टू एच न्यू। ओके, फिर बोल रहे हैं 1 मोल फोटोन की कितनी, तो आप लिख सकते हो ना कि 1 मोल फोटोन, 1 मोल ऑफ फोटोन उसकी एनर्जी आएगी एवोगैड्रो नंबर n इंटू एच म्यू। ओके, सिंगल फोटोन की एनर्जी अगर एच न्यू है तो 1 मोल ऑफ फोटोन की कितनी होगी, n इंटू एच न्यू। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। एनर्जी E of 1 photon is given by the expression E is equal to h न्यू, बराबर, जहाँ पे h की वैल्यू कितनी है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड, फ्रीक्वेंसी है 5 इंटू 10⁻14 सेकंड इनवर्स। दोनों की वैल्यू अंदर रख देंगे तो देखो मल्टीप्लाई होगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 5 इंटू 10⁻14, डिसम किया तो 3.313 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्योंकि बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है सेकंड इनवर्स में और जूल इंटू सेकंड है, तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो ये जो मिली आपको एनर्जी वो है सिंगल फोटोन की एनर्जी। ओके, फिर टाइटल है सेकंड स्टेप, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। मल्टीप्लीकेशन करोगे
तो आंसर आएगा 199.51 किलो जूल मोल इनवर्स। कितना आएगा? 199.51 किलो जूल मोल इनवर्स। तो बच्चों सबसे पहले चेक करना है आपको दिया क्या है। दिया है बच्चों फ्रीक्वेंसी न्यू, बराबर। आप प्लैंक कांस्टेंट जानते हो, फ्रीक्वेंसी जानते हो, तो फर्स्ट स्टेप है वन फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करो, जो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। देन आफ्टर एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन कैलकुलेट करो। उसके लिए उसी आंसर को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अंडरस्टूड? ओके। अगर अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। टाइटल लगाओ विद द एनर्जी ऑफ 1 mole of photon, directly energy of 1 mole of photon is equal to n into h nu। साइड पे मेंशन करना है n is equal to एवोगैड्रो नंबर, h is equal to Planck constant 6.626 into 10 raised to minus 34, okay, and frequency is given 5 into 10 raised to 14 second inverse। तो ऐसे भी आप एक ही स्टेप में न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 2.6। नाउ लेट अस सी इलस्ट्रेशन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer, calculate the number of photons emitted per second by the bulb। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, a 100 watt bulb emits monochromatic light of the wavelength 400 nanometer, calculate the number of photon emitted per second by the bulb। कोई बल्ब है जो 100 वॉट का है, मतलब उसकी एनर्जी जो है वो 100 वॉट है, बराबर। वो जो रेडिएशन एमिट करेगा उस रेडिएशन की वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। तो 1 सेकंड में कितना फोटोन एमिट होगा? तो इस क्वेश्चन में मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दूं। 100 वॉट का मतलब होता है जिस बल्ब का पावर 100 वॉट है, मतलब वो 1 सेकंड में 100 जूल कंज्यूम करता है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, पावर ऑफ द बल्ब is given 100 watt, that means each second require 100 joule to continue the bulb, okay। हर सेकंड में 100 जूल जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको बता दूं एनर्जी कितनी है, 100 जूल, ओके। और यहाँ वेवलेंथ आपको दी है लैम्बडा। तो दो फॉर्मूलाज आपको इकट्ठा करने हैं। आप पहले लिखते थे E इज इक्वल टू एच न्यू, बराबर, फोटोन की एनर्जी, और उसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। तो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू एंड न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। तो न्यू की वैल्यू अगर मैं एनर्जी के फॉर्मूला में अप्लाई कर दूं न्यू की वैल्यू, तो फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। तो एनर्जी का वेवलेंथ से रिलेशन हमने डिराइव किया E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। बच्चों मैं आपको नहीं बोलता था फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सिमड़ा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम क्या मजाक में बोलते थे, सिमड़ा। वैसे एनर्जी का फॉर्मूला होगा हसिमड़ा। क्या होगा, हसिमड़ा। तो देखो यहाँ पे सब कुछ आपको दिया हुआ है। ये जो एच प्लैंक कांस्टेंट है वो आपको लिखना है 6.626 into 10 raised to minus 34 जूल into सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 into 10 raised to 8 मीटर सेकंड इनवर्स, और वेवलेंथ है 400 into 10 raised to minus 9 मीटर। 400 into 10 raised to minus 9 मीटर, ओके। तो हमने सभी वैल्यूज ऐड कर दी है। तो देखो मीटर मीटर क्या होना है, कैंसल। फिर सेकंड और सेकंड इनवर्स क्या होगा, कैंसल। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 4.969 into 10 raised to minus 19 जूल, ओके।
10⁻⁻19 जूल। तो ये एनर्जी जो है वो एनर्जी है सिंगल फोटोन की। ओके, दिस इज द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। तो जो रेडिएशन एमिट होती है उस रेडिएशन की एनर्जी, सिंगल फोटोन की एनर्जी है 4.969 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ओके। फिर और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। जिस लाइट में कांस्टेंट वेवलेंथ के रेडिएशन हो उसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। जैसे आपको पता है लेजर रेडिएशन होते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। फिर स्ट्रीट लाइट में ऑरेंज कलर ही होता है, सबकी वेवलेंथ सेम है, तो उसे कहेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। जिस लाइट की वेवलेंथ कांस्टेंट हो उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या किया, वेवलेंथ जो थी वो दी हुई थी, तो आपने उसकी एनर्जी फाइंड की hc/λ से। अब आप जानते हो बल्ब का पावर है 100 वॉट, मतलब 1 सेकंड में बच्चों कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, 100 जूल। तो एक सीधा सा लॉजिक लगाना है आपको कि भाई इतना जूल हो तो 1 फोटोन, 4.969 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो तो 1 फोटोन एमिट होगा। तो यहाँ कितना है 100 वॉट, तो कितने फोटोन जनरेट होंगे। तो बच्चों ऐसे सोचना है कि भाई आंसर है ना, उसको मैं x सपोज करता हूँ, इसे x सपोज करता हूँ, तो x जूल 1 फोटोन एमिट करेगा, तो 100 जूल कितना एमिट करेगा। तो हम क्या कहते हैं, दिस इनटू दिस अपॉन दिस। तो नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी 100 जूल सेकंड इनवर्स अपॉन एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। तो हम लिख सकते हैं 100 डिवाइड बाय 4.969 into 10⁻⁻19. So your answer should be 2.012 into 10⁻20 second inverse. मतलब 1 सेकंड में इतने फोटॉन्स एमिट होते हैं। एक्सरसाइज में सेम पैटर्न के 2 और न्यूमेरिकल्स हैं जो हम आगे एक्सरसाइज सेक्शन में पढ़ेंगे। ओके, so students, today we will stop here. In next lecture we will see the numericals as well as another wave nature of electromagnetic radiation. Okay, keep practicing.